नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार नवीन विज्ञान विषय के वर्ग 7 के गति एवं समय के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि गति समय के सापेक्ष कैसे होती है या गति क्या होती है। इसको हम लोग अभी कुछ गतिविधियों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि उन गतिविधियों से समझने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम विराम की अवस्था में रात में जब सोते हैं अपने बिस्तर पर, तो उस समय हम विराम की अवस्था में होते हैं। सुबह जैसे ही हम उठते हैं, उठ कर अपने दैनिक क्रियाकलापों को करते हैं और फिर विद्यालय चलकर आते हैं। सही बोल रहे हैं बच्चों? तो जब हम विद्यालय आते हैं तो विद्यालय आने में हम गति में होते हैं, लेकिन जब हम रात में सो रहे होते हैं तो हम विश्राम की अवस्था में होते हैं। इस प्रकार से हम पूरे दिन विभिन्न तरह की गतियों को करते हैं। कभी हम झूला झूल रहे होते हैं, कभी हम साइकिल चला रहे होते हैं, कभी हम किसी पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो ये जो हमारी गतिविधियां हैं, ये विज्ञान की भाषा में क्या कहलाती है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। छोटे छोटे गतिविधियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे पास एक गेंद है और ये मेज़ पे स्थिर रखी हुई है, और इसमें जैसे ही हम थोड़ा सा धक्का लगाते हैं तो गेंद यहाँ से चल कर के मेरे बाईं हाथ से चल कर के दाईं हाथ तक आती है, जो दिखाती है कि गेंद के स्थान में परिवर्तन हुआ। गेंद यहाँ से चल के यहाँ तक आई। गेंद की इस क्रियाविधि को फिर से हम हटाते हैं। हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को हम देखते हैं। ब्लॉक्स स्थिर है, ब्लॉक्स ढेर सारे ब्लॉक्स रखे हैं, ब्लॉक्स स्थिर हैं, ढेर सारे ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ये स्थिर हैं। इनमें से हमने एक ब्लॉक का चयन किया और उसमें हम थोड़ा सा धक्का लगाते हैं तो ब्लॉक्स जो हैं यहाँ से चल के यहाँ तक आ रही है, अर्थात ब्लॉक्स का स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं इन गतिविधियों के माध्यम से। हम जैसे कि हम लिखने के पेन का यूज़ करते हैं, कलम का यूज़ करते हैं। कलम जैसे सामान्य रूप से जिसे हम लिखते हैं, ये मेज़ पे रखी है, हम इसमें थोड़ा सा बल लगा के इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला रहे हैं। इसमें स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो स्थान परिवर्तन की अवधारणा को हम समझ पा रहे हैं कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रही है। इस चीज़ को और हम बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये विज्ञान में इस चीज़ को क्या कहते हैं। जब कोई वस्तु स्थान परिवर्तन करे तो उसे हम क्या कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़े समय की अवधारणा को भी समझना पड़ेगा। समय क्या होता है, इससे आप परिचित हैं, आप घड़ियों का प्रयोग करते रहे हैं, और आज के डेट में भी जब आपके विद्यालय में पीरियड्स होते हैं, घंटियां होती हैं, उन घंटियों में संबंधित विषय के शिक्षक आते हैं और आपको अध्ययन अध्यापन के कार्य में तल्लीन करते हैं। तो उन घंटियों का निर्धारण जो होता है वो समय के अनुसार ही किया जाता है। इससे पूर्व जब हम लोगों के पास अच्छी अच्छी घड़ियां नहीं थी, तो हम लोग सूर्य घड़ी या जिसे बोलचाल में धूप घड़ी कहते हैं, धूप घड़ी का प्रयोग किया करते थे। अर्थात सूर्य की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती थी तो उसके प्रतिबिंबों से बनने वाले छायाकृति के आधार पर हम घड़ी का एक आभासी घड़ी निर्मित करते थे। लेकिन इन घड़ियों में एक उसका सीमांकन ये था कि रात में हम वैसी घड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि रात में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती थी। तो ये हमारे लिए एक सीमांकन था। उन सीमांकनों को आगे की घड़ियों ने दूर किया। आगे चल कर के एनालॉग घड़ी, फिर डिजिटल वॉच, परमाणु घड़ियाँ, इस तरह की विविध प्रकार की घड़ियाँ हमारे व्यवहार में आई हैं। और इन घड़ियों से आगे चलकर हम लोग आज स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमें समय, जिन माध्यमों से हमें समय का बोध होता है। तो जब हम समय के बोध को समझ रहे हैं, स्थान परिवर्तन के बोध को समझ रहे हैं, तो हमें गति की अवधारणा को समझना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। गति
जब किसी वस्तु में स्थान परिवर्तन हो और वह स्थान परिवर्तन समय के सापेक्ष हो तो वस्तु गति में कहलाती है। अर्थात गति में होना तब होता है जब किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन समय के सापेक्ष हो। अर्थात कुछ समय पहले अगर वस्तु एक स्थान पर है जैसे, और वह स्थान परिवर्तन होकर के दूसरे स्थान पे जा रहा हो, तो उसमें कुछ न कुछ समय लगेगा। उस समय के सापेक्ष होने वाले स्थान परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं। हम अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या गतियाँ एक ही प्रकार की होती हैं या उनके कुछ अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। बच्चों, बहुत ही सरल बात है। आप कबड्डी का खेल खेलते होंगे। कबड्डी के खेल में कोई तेज़ गति से दौड़ते हुए अपने प्रतिद्वंदी को छूने का प्रयास करता है। तो जिस समय हम तेज़ दौड़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जब हमें प्रतिद्वंदी का भय नहीं रहता है तो हम आराम से दौड़ते हुए अपने मैदान में आते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये महसूस किया होगा कि कभी हम तेज़ दौड़ते हैं, कभी धीमा दौड़ते हैं। तो ये जो दौड़ना धीमा या तेज़ है, इसे क्या कह सकते हैं? ये गति से किस प्रकार से संबंधित है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप विद्यालय आते हैं, विद्यालय सामान्य रूप से आप पैदल चल के आते हैं। तो जब आप पैदल चल के विद्यालय आते हैं तो आपको विद्यालय आने में थोड़ा समय लगता होगा। उस समय का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो लगभग जो भी समय लगे, लगभग 20 मिनट का अगर समय हम मानते हैं कि आपको पैदल चल के विद्यालय आने में 20 मिनट का समय लगता है, तो जब आप उसी दूरी को साइकिल से जब आप तय करेंगे तो साइकिल से तय करने में आपको संभव है कि 10 मिनट का समय लगेगा। और उसी दूरी को जब आप अपने पिताजी के मोटरसाइकिल से चलने का प्रयास करेंगे तो संभव है कि आपको बमुश्किल 5 मिनट का समय लगेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जब आप मोटरसाइकिल से आते हैं विद्यालय तो तेज़ गति से चल रहे होते हैं, जबकि जब आप साइकिल से चल रहे होते हैं तो तुलनात्मक रूप से कम तेज़ चल रहे होते हैं, और जब आप पैदल चल रहे होते हैं तो आप धीमे चल रहे होते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक प्रसिद्ध कहानी की चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग उस कहानी से भली भांति परिचित हैं। आपने अपने बाल्यकाल में सुन रखा होगा खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश और कछुए की कहानी इस प्रकार से है कि खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, जबकि कछुआ काफ़ी धीमी गति से दौड़ने वाला जानवर है। और दोनों में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो खरगोश इस वहम में रहता है कि वह तो इतनी दूरी काफ़ी जल्दी तय कर लेगा, इसलिए वह आराम से प्रतीक्षा करता है कि कछुआ आराम से जाए, तब तक मैं आराम से थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी दूरी तय करूँगा। और इस भ्रम के कारण कछुआ लगातार चलते रहता है और आगे चलकर उसे जीत मिलती है। ये कहानी हम लोगों ने सुनी रखी है। इस कहानी से जो भी सीख मिलती है वो हमारे अन्य विषयों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन इस कहानी से एक सीख विज्ञान के विषय में भी मिलती है, और वह है कि कछुआ धीमी गति से चलने वाला जानवर है, जबकि खरगोश तेज गति से चलने वाला जानवर है। हम धीमी गति और मंद गति या तेज़ गति की अवधारणा को अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि पटना से दिल्ली की दूरी 1100 किलोमीटर है, आप भली भांति परिचित होंगे। और इस दूरी को यदि हम ट्रेन से तय करें और हम हवाई जहाज़ से तय करें तो निश्चित रूप में किस में कम समय लगेगा? बताइए बच्चों, किस में कम समय लगेगा? तो हमें ये समझ में आता है, जब हम देखते हैं इन उदाहरणों को तो हमें समझ में आता है कि वायुयान से जब हम यात्रा करेंगे तो हमें कम समय लगेगा। तो जिसमें कम समय लग रहा है वहाँ पे गति क्या है? तेज है। और जिसमें अधिक समय लग रहा है अर्थात उसकी गति धीमी है। तो इन चीज़ों को हम समझने के लिए धीमी गति और तेज़ गति को समझने के लिए हम अपने जीवन के अन्य बहुत सारे आसपास के हमारे जो वातावरण हैं उनके उदाहरणों को भी ले सकते हैं, और उन उदाहरणों से भी हम एक समझ विकसित कर सकते हैं
जैसे कि आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे कि मोहल्ले में आपके पड़ोस में कई लोगों के यातायात के साधन मोटरसाइकिल होते हैं, कई लोगों के यातायात के साधन फोर व्हीलर होते हैं, और आप उन चार पहिया वाहनों का जो स्पीड होता है वह मोटरसाइकिल से थोड़ा ज़्यादा होता है और वो तेज़ गति से चलने में सक्षम होता है। तो तेज़ गति और मंद गति की इन अवधारणाओं को समझने के बाद हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह जो समय और हमारा जो ये गति है, समय, गति और दूरी, इन सब में आपस में क्या संबंध स्थापित किया जा सकता है। इन संबंधों को विज्ञान के विषय में हम ये समझते हैं कि जब हम किसी दूरी हमें दूरी ज्ञात हो कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है और कितना समय लग रहा है, हम लोग अभी इसको क्रियाविधि के माध्यम से करके देखेंगे भी और समझेंगे भी कि एक निश्चित जो हमारे पास अगर दूरी हो तो उस दूरी में अगर हम समय का मापन कर लें कि कितना समय लगता हो, तो हम उस वस्तु का स्पीड अर्थात गति, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग चाल भी बोलते हैं, उसे ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास चाल ज्ञात करने के लिए जो एक स्थापित सूत्र है या जिसे फॉर्मूला बोलते हैं वह है दूरी बटा समय। अर्थात किसी वस्तु का चाल या गति अगर हमें ज्ञात करना पड़े तो उसके लिए हमें दूरी ज्ञात होनी चाहिए, और दूरी को जब हम समय से डिवाइड करेंगे तो हमें उस वस्तु का चाल या गति ज्ञात हो जाएगा, जिसको हम लोग अभी एक बैलून की गतिविधि से करके आपके समक्ष रखना चाहते हैं। इस गतिविधि में हम प्रयोग करेंगे एक धागे का, एक स्ट्रॉ का, सेलो टेप का, बलून का और स्टॉप वॉच का, और मार्किंग करने के लिए हम एक स्केच पेन का यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे हम उन वस्तुओं से यह समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे चाल या गति को माप सकते हैं। तो बच्चों, जैसा हम अभी देख पा रहे हैं कि हमने एक धागा लगा रखा है, जिस धागे को हमने मार्क किया है यहाँ बैलून के, जहाँ बैलून लगा है मेरी बाएं हाथ में, यहाँ से लेकर हमने एक मार्किंग किया है इसके इससे इस किनारे पे। यहाँ इसकी बीच की दूरी 1 मीटर है, और हमने क्या किया है कि एक स्ट्रॉ लिया है और इस स्ट्रॉ पे हमने एक सेलो टेप चिपकाया है। बैलून का एक हमने यूज़ किया है, उस बैलून में हमने हवा भरी है। हवा भरने के बाद उस स्ट्रॉ को हम बैलून का जो बाहरी भाग है, अर्थात जो मध्य भाग है बैलून का परिधीय भाग, उस पे हमने सेलो टेप चिपकाया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से स्वतंत्रतापूर्वक हम इसको छोड़ेंगे। हमने उंगलियों से पकड़ रखा है, इसमें हम बैलून में अभी कोई नॉट नहीं लगाए हैं। इसको हम जब छोड़ेंगे तो स्वतंत्रतापूर्वक यह गति करेगा और आगे की ओर जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं और हम इसके लिए स्टॉप वॉच का भी यूज़ करेंगे। अभी हम आपके सामने स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं। हम अभी स्टॉप वॉच का यूज़ कर रहे हैं, और स्टॉप वॉच का यूज़ करते हुए हम लोग अभी देखेंगे कि ये कितने समय में जो हमारा मार्क्ड एरिया है वहाँ तक पहुँचता है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे इसको पहुँचने में लगभग 2 सेकंड का समय बैलून को वहाँ तक पहुँचने में लगा। अर्थात 1 मीटर की जो दूरी जो हमने मार्क कर रखी है उसको पहुँचने में बैलून को कुल 2 सेकंड का समय लगा। तो हम इस चीज़ को आगे हम समझेंगे और हम बोर्ड पर लिख करके इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम समय और गति की अवधारणा को गतिविधियों के माध्यम से, समस्याओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा बैलून में हमने जो किया है उसको हमने नोट कर लिया है, उसको हम और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम लोगों ने अभी तक समझने का प्रयास किया है कि चाल और दूरी और समय में क्या संबंध है, इस संबंध को हम एक सूत्र या फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। हम लोग भली भांति इस अवधारणा से परिचित हो चुके हैं।
कि चाल बराबर दूरी बटे समय कैसे होगा। हम लोगों ने अभी अभी एक बैलून की गतिविधि को देखा, जिसमें हमने देखा कि 1 मीटर एक लंबा धागा था जिसमें हमने मार्किंग कर रखी थी, और उस स्ट्रॉ के मदद से हमने बैलून को छोड़ा। बैलून तेज़ गति से आगे की ओर गया और बैलून ने 1 मीटर की दूरी कितने समय में तय की थी? 2 सेकंड का समय लगा था। हमने स्टॉप वॉच का यूज़ किया था। तो दूरी हमारे लिए कितनी हो गई? दूरी हमारे लिए पहले से तय थी कितनी? दूरी बराबर 1 मीटर की दूरी थी, और हमने समय कितना लिया? हमने समय लिया 2 सेकंड का। हमने समय कितना लिया? 2 सेकंड का समय हमने लिया। और तो हम इस फॉर्मूले की मदद से उस बैलून वाली समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? तो हम आराम से लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, और हम यहाँ इस फॉर्मूले में दूरी का मान कितना देंगे? 1 मीटर, और समय हमारे लिए कितना लगा? 2 सेकंड का समय लगा। ठीक है, तो हमारा स्पीड कितना हो गया? 1/2 मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं कि जो चाल हमारे बैलून की रही वो कितना रही? 1/2 मीटर प्रति सेकंड। मात्रक की अवधारणा, इकाई की अवधारणा आप लोग अगली कक्षाओं में और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ आप समझ रहे हैं कि चाल या गति जिसे बोलते हैं उसकी इकाई विज्ञान की भाषा में मीटर प्रति सेकंड है। अर्थात बैलून ने 1/2 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात इसको अगर दशमलव में हम बदलें तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड के गति से या के चाल से बैलून ने अपनी दूरी 1 मीटर की दूरी तय की। इसको समझने के लिए हम लोग और एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं, एक और समस्या को देखते हैं, और उस समस्या के माध्यम से और बेहतर तरीके से हम इस फॉर्मूले को समझ पाएंगे। हम लोग एक समस्या लेते हैं। पटना से दिल्ली की दूरी 1100 किलोमीटर है। एक ट्रेन को इस दूरी को तय करने में 11 घंटे का समय लगता है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। हमारे पास यदि ये समस्या हो कि हम पटना से दिल्ली की दूरी 1100 किलोमीटर है, एक ट्रेन को इस दूरी को तय करने में 11 घंटे का समय लगता है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला स्पष्ट है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका प्रयोग करते हुए हम इस समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि इस समस्या में हमारे पास दूरी कितना है। दूरी हमारे पास, इस समस्या को जब हम हल करने का प्रयास करेंगे तो दूरी बराबर है 1100 किलोमीटर, और हमारे पास समय कितने हैं? समय हमारे पास है 11 घंटे का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस समस्या में दूरी और समय पहले से दिया हुआ है, तो हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। और चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय,
और इस प्रकार से हमारे पास आ रहा है 1100 डिवाइडेड बाय 11। हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 100, अर्थात 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात चाल हमने देखा था उस बैलून वाले गतिविधि में कि हम जब बैलून की गति को मापने का प्रयास कर रहे थे, बैलून के चाल को मापने का प्रयास कर रहे थे, तो हम उस समय हमने देखा कि 1/2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बैलून चला था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पटना से दिल्ली की दूरी हमें अगर मालूम हो और ट्रेन कितना समय ले रहा है उस दूरी को तय करने में ये भी मालूम हो, तो हम आसानी से हम उस ट्रेन की स्पीड को माप सकते हैं, उस ट्रेन के चाल को माप सकते हैं, और जिस प्रकार से हमने यहाँ मापा है। तो बच्चों, जैसा हमने अभी देखा कि इस समस्या में हमारे पास दूरी दिया हुआ है और समय समस्या में दिया हुआ है, तो हमने चाल ज्ञात कर लिया। कभी कभी क्या होगा, जब विज्ञान के हम समस्याओं के तह तक समझने का प्रयास करेंगे तो संभव है कि हमें चाल दिया रहे और समय दिया रहे, तो हम क्या दूरी ज्ञात कर पाएंगे? चलिए देखते हैं, एक और हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा हमने देखा कि पिछली समस्या में हमें पटना से दिल्ली की दूरी वो समस्या में दी गई थी, साथ ही साथ उस दूरी को तय करने में ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है ये बता दिया गया था। तो हमें ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी थी, ट्रेन की गति, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी थी, जिसे हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हमने प्राप्त किया था। और वो हमारी स्पीड, हमारी चाल क्या निकली थी? ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समस्या को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है आप लोगों के लिए, ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब इसी समस्या में पटना से दिल्ली की दूरी 1100 किलोमीटर दूरी वही समान है, लेकिन इसमें चाल दे दिया गया है। अब आपको समय ज्ञात करना है कि ट्रेन के द्वारा समय कितना लिया जाएगा। तो क्या इस समस्या का समाधान इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए किया जा सकता है क्या? थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे और अपने सोचने के तरीके को परिवर्तित करेंगे तो हम आसानी से इसी फॉर्मूले के मदद से हम लोग समस्या के समाधान तक जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम परिवर्तित करते हैं, और यहीं पे हम क्या करेंगे, अगर हम तिर्यक गुना करें गणित की भाषा में, तो तिर्यक गुना करेंगे तो दूरी बराबर निकलेगा चाल। हम क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुना करने पर दूरी बराबर चाल गुने समय। और यहाँ तक जब हम निकाल लेते हैं तो हम अब क्या कर सकते हैं, समय प्राप्त करने के लिए हम समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें फॉर्मूला समय ज्ञात करने का हमने निकाल लिया। अब आपकी सुविधा के लिए हमने समय के लिए भी फॉर्मूला निकाला, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या अब आपको सहूलियत हो सकती है? अब आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दूरी और चाल आपको दे दिया गया है, तो आप लगने वाले समय को निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कितना समय लगेगा। लगने वाला समय जो होगा ट्रेन का, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमें मालूम है 1100, और हमारे पास जो स्पीड है ट्रेन की वह 100 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 11, और समय किस में है, घंटे में, तो इसकी इकाई हो जाएगी घंटा, अर्थात 11 घंटे। तो जो प्राप्त उत्तर है वह इस समस्या का कितना हुआ, 11 घंटा। अर्थात हमने ये समझा इस समस्या को हल करने के उपरांत कि यदि हमें दूरी और हमें स्पीड दे दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है उस दूरी को प्राप्त करने में, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक दूसरा फार्मूला भी खुद से डिडक्ट किया है, तो इस फार्मूले की मदद से भी हम इस समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि थोड़ा सा इस समस्या में और हम एक परिवर्तन लाते हैं। जब हमारे पास स्पीड दिया रहे
जब हमारे पास समय दिया रहे तो क्या हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। फिर से एक हम इसी उदाहरण में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं और फेरबदल करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमारे पास स्पीड हो ट्रेन की और जब हमारे पास समय हो कि ट्रेन कितना समय ले रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला हो सकता है? चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी पिछली 2 समस्याओं में देखा, समस्या एक ही है। पटना से दिल्ली एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन में जब हमें ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है और ट्रेन की स्पीड कितनी है, जब हमें ये बतलाया जाए, सिर्फ 2 चीज़ें दी जाए, तो क्या हम दूरी निकाल सकते हैं? क्या इस समस्या के द्वारा हम दूरी प्राप्त कर सकते हैं? पटना और दिल्ली के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ तक अभी हमने 2 फॉर्मूलेज़ आपके सामने हैं। एक में है चाल बराबर दूरी बटे समय और दूसरे में है समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हम क्या, दूरी के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, हम इसी तिर्यक गुना जो हमने किया था कुछ देर पहले उसी का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय और इसी से हम डिडक्ट करेंगे, इसी से हम निकालेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय। ये फार्मूला ऊपर में ही है जिसमें तिर्यक गुना हमने किया था। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला हुआ। इस फार्मूले की मदद करके इस फार्मूले की मदद से हम इस समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि समस्या के समाधान तक हम कैसे पहुंचते हैं। हमारे पास इस समस्या में दिया है कि पटना से दिल्ली की दूरी एक ट्रेन द्वारा 11 घंटे में पूरी की जाती है। जब ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें दूरी पूछा जा रहा है, तो हम दूरी बराबर चाल गुने समय का प्रयोग करेंगे और हमारे पास चाल जो है वह है 100 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय जो हमारा है वह है 11 घंटा। और जब इसको हम आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि पटना से दिल्ली की दूरी कितनी निकली? 1100 किलोमीटर। हम 3 समस्याओं को हमने बारी बारी से देखने का प्रयास किया। समस्या एक ही थी कि जिसमें पटना से दिल्ली की बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा तय की जा रही है। इस दूरी को जब हमें दिया रहता है कि जब हमारे पास दूरी दिया रहे और हमारे पास कितना समय ट्रेन द्वारा लिया जा रहा है ये दिया रहे, तो हमने उत्तर प्राप्त किया था 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलती है। वो हमने पहली समस्या में देखा था। दूसरी समस्या में हमने ये देखा था कि जब हमारे पास ट्रेन की स्पीड दी गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 किलोमीटर की दूरी दी गई है, तो कितना समय ट्रेन के द्वारा लिया जाएगा ये हमने ज्ञात किया था। और हमने देखा था कि समय 11 घंटे का लिया गया था। और अभी हमने देखा कि जब हमारे पास समय दिया रहे और हमारे पास ट्रेन की स्पीड दी रहे तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? पटना से दिल्ली के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस पूरे अध्याय में जो हमें गति और समय की अवधारणा को सीखने में मदद करता है, इसमें हमने आज समझने का प्रयास किया कि गति और समय की अवधारणा क्या होती है। हमने दैनिक जीवन में आने वाले समस्याओं के माध्यम से इसको और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप परियोजना के तौर पर अपने मोहल्ले, अपने घर के आसपास 5 तेज़ गति से चलने वाले जो वस्तुएं हैं या जो यातायात के साधन हैं, 5 तेज़ यातायात के साधन और 5 धीमे गति से यातायात के जो साधन हैं उसकी एक अलग अलग सूची बनाकर लाएंगे और इस अध्याय को सीखने में और इस अध्याय के अधिगम प्रतिफल को पाने में और बेहतर प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से धन्यवाद।